नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। तो एक लोगों को एजुकेट करना है रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। तो इसके लिए उसको सबसे पहले तो कॉमन लैंग्वेज के लिए बताना है ना, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, काला यरकान कहते हैं हेपेटाइटिस को। और जो जॉन्डिस होता है उसको पीला यरकान कहते हैं। हेपेटाइटिस को काला यरकान कहते हैं। तो इसके मोड्स ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो उसको उनका बताना है ना, काला यरकान कहते हैं इसको। और इसके कैसे फैलता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसके अलावा शेयरिंग ऑफ नीडल्स, फ्रिंजेस एंड ब्लेड्स। अब ये तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ठीक है। रेजर ब्लेड्स और सिंजेस यूज़ नहीं करनी, शेयर नहीं करनी, ठीक है। रेजर्स ब्लेड्स और सिंजेस शेयर नहीं करनी। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मोड को इंटरप्ट करने के लिए स्क्रीनिंग करानी है, ठीक है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स ही। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ ऑफ कंडोम्स यूज़ करने हैं। और इसके अलावा सेफ सेक्स के लिए रिकमेंडेशन करनी है। इसके अलावा अवॉइड अननेसेसरी सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर्स। इसलिए इन्होंने डेंटल प्रोसीजर के लिए लिखा होता है कि हेपेटाइटिस के टेस्ट के बगैर डेंटल प्रोसीजर नहीं होगा। इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है, सबसे पहले तो उनको हमने कॉमन लैंग्वेज में बता दिया कि इसे काला यरकान कहते हैं। सेकंड पे हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिए। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हमने इंटरप्ट कैसे करना है, हेल्थ एजुकेशन कर दी। उसके बाद हमने इम्यूनाइजेशन करानी है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी की बात करें अगर हम, तो हेपेटाइटिस की बी की जो API कैंपेन में इंक्लूडेड है, ठीक है। उसमें 3 डोजेज़ देते हैं, 6, 10th और 14 वीक्स पे, ठीक है, 6, 10th और 14 वीक्स पे बर्थ के बाद। पहले जो मैंने आपको बताई थी हेपेटाइटिस बी की जो बच्चे को देनी थी वो तब था अगर बच्चे को माँ को है, लेकिन ये माँ को है नहीं है, ठीक है। अगर वो तो पहले था कि अगर माँ को है तो, लेकिन ये माँ को हो या ना हो बच्चे को देनी ही देनी है। उसमें क्या है, पहले 6 वीक्स में, फिर 10 पे और फिर 14 वीक्स में, ठीक है। मतलब पहले 1.5 माह के बाद, फिर 2.5 माह के बाद और फिर 3.5 माह के बाद। और इसके साथ ना हमने इस DPT की वैक्सीन भी देनी होती है। और अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स वही है जो हेपेटाइटिस बी के लिए है। सेफ सेक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में बात की है ब्लीचिंग पाउडर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जो कि उसमें डायमीटर दिया हुआ, डेप्थ ऑफ वाटर दी हुई है। तो उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए पाई इंटू डी का डायमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट ओवर 4 इंटू 100, ठीक है, इंटू 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसे, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ 1.8। तो ये फार्मूला याद रखना है, पाई इंटू डी का डायमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट ओवर 4 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो लीटर्स आ जाएंगे ना, ये बात याद रखनी है कि 1000 लीटर के लिए हमने ना, हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए वो 2.5 ग्राम होना चाहिए। तो जो हमारे पास अगर 1000 के लिए इतना है तो इतने लीटर्स के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एपिडेमियोलॉजी। तो उसमें बताया हुआ है 1000 लोग पॉपुलेशन है, मीजल इम्यूनाइजेशन की कवरेज 60 है। एक बच्चे को एक बच्चा आउट ऑफ स्टेशन है और वो वापिस आया, उसको मीजल्स उसको मीजल हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम होम 20 मोर चिल्ड्रन गेट मीजल्स। उसकी वजह से अब उस बच्चे की वजह से 20 और बच्चों को हो गया मीजल्स। तो ये क्या हुआ, 20 जो और बच्चों को हुआ है वो सेकेंडरी रेट है ना, तो सेकेंडरी अटैक रेट निकालना है। टोटल बच्चे थे 1000 और इनमें इम्यूनाइज जो बच्चे थे वो कितने थे, वो कितने 600, क्योंकि टोटल 1000 है। तो 60% को अगर हम उसमें से निकालें तो कितने होंगे, 60,000 के 60% कितना निकलेगा, 600, ठीक है। तो बाकी जो है वो नहीं है, बाकी अनइम्यूनाइज कितने हैं, 400। और एक प्राइमरी केस था, ठीक है, जिसकी वजह से हुए, वो एक प्राइमरी केस था, ठीक है। तो 20 इसमें सेकेंडरी अब मज़ीद आवाम को हुआ और इम्यूनाइज आवाम को तो नहीं हो सकता ना, वो तो ससेप्टेबल नहीं है। जितने लोगों को हुआ है और ओवर ससेप्टेबल पेशेंट्स, ठीक है, ससेप्टेबल होस्ट। तो अब जिन लोगों की इम्यूनाइजेशन हुई है वो तो उनको तो नहीं हो सकता ना 600, तो बाकी 400 को हो सकता है। अब इन 400 में से भी एक को हो गया, ठीक है, अब वो भी निकाल देना है। तो हमने करना है 20 को 399 के साथ डिवाइड कर देना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
अब ये बातें याद रखनी है कि किसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और किसको 1000 के साथ। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में उन्होंने बताया सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। टेबल बताया हुआ है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, A/A+C। तो ये जो सबसे पहले जो डिजीज़ पर 9A है, 50B है, 1C है और 940D है, ठीक है। इसके हिसाब से A/A+C का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास सेंसिटिविटी आ जाएगी। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो स्पेसिफिसिटी कैसे आएगी, स्पेसिफिसिटी का फार्मूला होता है D/B+D, ठीक है, D/B+D। नेक्स्ट आता है PPV, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, उसके पास हमारे ये फार्मूला होता है A। जो सेंसिटिविटी है ना उसके लिए फार्मूला था, ये पॉजिटिव के लिए सेंसिटिविटी निकालते हैं ना, तो पॉजिटिव केसेस के लिए उसके लिए हमारे पास फार्मूला था A/A+C। तो जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है ना उसके लिए A/A+B, ठीक है, A/A+C होगा। तो सेंसिटिविटी अगर A/A+B कर देंगे तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डेमोग्राफी। उन्होंने दिए क्या पूछा है, कैलकुलेट करना न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में कौन से आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं 28 डेज तक, ठीक है। 28 के डेज से नीचे नीचे बच्चे जो होते हैं ना उनको वो न्यूनेटल में होते हैं, और जो पोस्ट न्यूनेटल में होते हैं वो होते हैं 1 ईयर तक। तो ये सारे न्यूनेटल प्लस पोस्ट न्यूनेटल को मिला के हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं। तो हमने निकाला न्यूनेटल 28 दिन के बच्चे, ठीक है। 28 दिन से पहले पहले जिसकी डेथ हो गई है वो 60 है तो 60 ऊपर रखेंगे। और नीचे टोटल बच्चे हैं, ठीक है, टोटल लाइव बर्थ वो कितनी है 5000, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है इसको 1000 के साथ। ये बात याद रखनी है कि इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो इसमें है कि एक द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज़ अ नर्सिंग असिस्टेंट वर्किंग इन द मेडिकल वार्ड ऑफ POF hospital work, and on average he gives 10 to 15 injections to the patient per day. How will you educate him to prevent himself from the needle stick injury? तो उसको नीडल स्टिक इंजरी से बचाने के लिए हम उसे क्या कहेंगे, सबसे पहले उसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि उसको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है, ठीक है। ही मस्ट कीप इन माइंड द रिस्क ऑफ हैविंग नीडल। उसको पता होना चाहिए कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको केयर करनी चाहिए। पहले तो उसको पता होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात है उसको केयर करनी चाहिए, क्या क्या केयर करनी चाहिए वो बाद में देखते हैं। इसके बाद ना अगर तो उसको हो जाता है इन्फेक्शन, नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उसको नोटिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है, नोटिफाई करना चाहिए सीनियर्स को। सबसे पहले उसको एजुकेशन होनी चाहिए, फिर उसको केयर करनी चाहिए, पर्टिकुलर केयर, और तीसरे नंबर पे उसको नोटिफिकेशन करना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ को, सीनियर्स को। इसके अलावा एक्टिव अगर तो वैक्सीनेट है ना तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं करनी। अगर तो वैक्सीनेटेड नहीं है तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, और अगर तो वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसकी वैक्सीनेशन करेंगे। और अगर हेपेटाइटिस B के पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं ना और एक्टिव इम्यूनाइजेशन से पहले नीडल इंजरी हुई है, मतलब उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन भी देंगे और एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी देंगे। अब केयर क्या क्या करनी पड़ेगी उसको, जब नीडल को हम टाइट करते हैं सिरिंज पे, ठीक है ना, तब उसको टाइटनिंग के दौरान। दूसरी बात है जब हम फिलिंग के बाद नीडल को पुल आउट करते हैं तब उसको केयर करनी चाहिए। इसके अलावा स्किन में इंजर्ट करते हुए और इंजेक्शन देने के बाद नीडल को बाहर निकालते हुए और एंड पे कैपिंग के दौरान, ये इन सब के दौरान ना उसे एहतियात करनी चाहिए। एंड पे बताया हुआ लिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस में मोर्टेलिटी रेशो है, मॉर्बिडिटी रेशो है, डिसेबिलिटी रेशो है, ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं।